बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक 4 स्टार्ट करना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको भी देखा है, उसके अलावा रूट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को और सॉल्ट्स की अपटेक वगैरह कैसे होती है वो सब कुछ भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और उसके बाद जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है और स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है और कौन से फैक्टर्स जो है वो ट्रांसपायरेशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं, इन सारी चीजों को हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर ना वाटर की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। ये तो हमने पढ़ लिया अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करवाता है। वाटर को जाइलम जो है टिश्यूज वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और फूड को फ्लोएम टिश्यूज ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। अच्छा, अब ये ट्रांसपोर्ट करवानी किसने है? जाइलम ने करवानी है। लेकिन अब ये ट्रांसपोर्ट होती कैसे है ये हम देखेंगे। उसके बाद आपको ना इसमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसपायरेशन का क्या बेनिफिट है। हमने ये देखा था ना, ट्रांसपायरेशन जो है वो नेसेसरी इविल है, यानी प्लांट के लिए जरूरी भी है। नुकसान हो रहा है वाटर का लेकिन वो प्लांट के लिए जरूरी भी है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्यों जरूरी है। अच्छा, ये ना ट्रांसपायरेशनल पुल की डेफिनेशन है, ये आपने एज इट इज याद करनी है। इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। अच्छा, इस डेफिनेशन में वो क्या कह रहे हैं कि रूट्स जो है ना वो वाटर को पुश नहीं कर सकते। सही है, पुश नहीं कर सकते। जैसे कि ये हमारे पास होती है ना, ये जमीन है, नीचे उसके जो है वो रूट्स हैं और ऊपर ये जो है वो प्लांट होता है। अच्छा, अब क्या होता है, रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करती है जमीन से, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं और ऊपर प्लांट तक पहुंचाती हैं। लेकिन अब जो रूट्स है ना, जब वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ऐसा नहीं है कि वो वाटर को पुश करके धक्का दे के ऊपर भेजती हैं प्लांट तक, ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि जो लीव्स है ना, ये जो प्लांट खुद है, प्लांट के जो लीव्स हैं वो पुल करते हैं वाटर को रूट्स से। यानी रूट्स उसको पुश नहीं करती, उसको धकेल के ऊपर नहीं भेजती, बल्कि प्लांट्स उसको खींचते हैं, उसको पुल करते हैं। पुल एंड पुश तो आपको पता होगा ना डिफरेंस। पुश क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को धक्का देते हैं तो वो होता है उसको पुश करना, और अगर हम किसी चीज को क्या नाम है अपनी तरफ खींचते हैं तो उसको हम कहते हैं पुल करना। सही है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल ये पेन पड़ा हुआ है और मैं इसको धक आगे की तरफ धक्का दूंगी तो ये होता है इसको पुश करना। लेकिन जब मैं इसको अपनी तरफ ऐसे खींचूंगी तो इसको कहते हैं पुल। अच्छा, तो लीव्स क्या करते हैं, वो वाटर को पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ये जो पुलिंग फोर्स होती है ना, ये कैसे बनती है? ये ट्रांसपायरेशन की वजह से बनती है। अब ये क्यों बनती है? क्योंकि देखिए ना, जब लीव्स के अंदर से वाटर ट्रांसपायर हो जाएगा, वेपोरेट हो जाएगा, तो लीव्स को वाटर की जरूरत पड़ेगी और फिर वो वाटर जो है रूट से खींचेंगे तो ही तो ये पुल बनेगा, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। इसकी ना एग्जांपल ऐसे, जैसे आप जैसे हम जूस पीते हैं। सही है, अब आपने ग्लास के अंदर जूस है, जूस में आपने पाइप डाला हुआ है, पाइप से या स्ट्रॉ से जैसे आप जूस पी रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जूस खुद तो नहीं ना स्ट्रॉ के अंदर आ जाता, ग्लास खुद तो जूस को पुश करके स्ट्रॉ में नहीं भेजता ना। आपको पुल करना पड़ता है जूस को। आप अपना माउथ रखते हैं पाइप के दूसरी साइड पे, एक साइड तो जूस के अंदर होती है, दूसरी साइड पे आप अपना माउथ रख के उसको पुल करते हैं, खींचते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो जो जूस है ना वो ऊपर आपके माउथ में आ जाता है। इसी तरह से ये ट्रांसपायरेशनल पुल बनता है। रूट्स खुद उसको पुश करके ऊपर नहीं भेजती वाटर को, बल्कि जो लीव्स है ना वो उसको पुल करते हैं, उसको खुद खींचते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो मीजोफिल सेल्स जो हैं, लीफ के जो मीजोफिल सेल्स है, जब उनसे वाटर लूज होता है, मीजोफिल सेल्स के अंदर थी ना एयर स्पेसेस, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, पैरासाइट मीजोफिल्स थे और स्पॉन्जी मीजोफिल्स थे, और स्पॉन्जी के अंदर जो थी वो एयर स्पेसेस थी और वहां से वाटर लूज होता है। जब वाटर लूज हो जाता है तो और ज्यादा वाटर फिर जाइलम वेसल्स के अंदर एंटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जैसे कि प्लांट है ना, ये नीचे रूट्स है प्लांट की, ये फैली हुई है पूरी जमीन के अंदर, और उसके ऊपर ये हमारे पास जो है वो प्लांट बना हुआ है। अब जब ये लीव्स है ना, इसके अंदर से वाटर ट्रांसपायर हो जाएगा इसके मीजोफिल सेल से, फिर ये लीव्स क्या करेंगे, नीचे से ना रूट से और ज्यादा पानी ऊपर की तरफ खींचेंगे, क्योंकि इनको और पानी की जरूरत पड़ जाएगी। अच्छा, अब जब ये पानी को खींचे ना तो एक वाटर कॉलम बन जाती है, यानी एक कॉन्टिन्यूअस कॉलम बन जाता है। वाटर ऊपर की तरफ जाना है तो पानी का एक मुसलसल बहाव बन जाता है ऊपर की तरफ। अब ये वाटर कॉलम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये वाटर कॉलम जो एक्सटेंड करते हैं लीव्स से स्टेम तक, रूट्स तक, हर जगह तक ये ना वाटर कॉलम एक्सटेंड करते हैं। लीव्स ने बनाया ना ये वाटर कॉलम, लीव्स ने वाटर को खींचा, लेकिन ये वाटर कॉलम फिर लीव्स से स्टेम्स तक जाता है। स्टेम क्या होते हैं? ये जो तना होते हैं प्लांट का, ये जो तना है ये स्टेम होता है, और फिर रूट्स तक चला जाता है ये वाटर कॉलम। अच्छा, अब ये जो वाटर कॉलम है जो कॉन्टिन्यूअस बना हुआ है यानी लगातार, अब ये आपने तीनों ये याद रखनी है
कि 3 कौन-सी ऐसी फोर्सेस हैं, सही है, जो इस वाटर कॉलम को कंटीन्यूअस रखती हैं। यानी ये जो वाटर जा रहा है ना, रूट्स से ऊपर लीव्स तक जा रहा है वाटर, और वाटर कॉलम बना हुआ है, पानी का मुसलसल जो बहाव बना हुआ है, उसको कौन-सी 3 फोर्सेस जो हैं वो कंटीन्यूअस रखती हैं, यानी उसको जोड़ के रखती हैं। किसकी वजह से ये चेन जो है पानी की वो चलती रहती है, ये जुड़ी रहती है। अच्छा, अब पहली फोर्स इसमें हमारे पास क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यानी पानी का एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखते हैं, और उन दोनों के दरमियान में क्या बन जाती है हमारे पास, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला रीजन ये है। अच्छा, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है ना, हमारे पास जाइलम वेसल वाटर को लेकर जाते हैं ना, हम समझ लेते हैं कि ये जाइलम वेसल है, ये जाइलम है, जिसमें से वाटर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, सही है। अब फॉर एग्जांपल ये एक वाटर का मॉलिक्यूल अगर ऊपर गया है ना, तो दूसरा मॉलिक्यूल, ये दूसरे मॉलिक्यूल को भी खींच लेगा अपने साथ, फिर ऊपर लेकर चल जाएगा। ये दूसरा मॉलिक्यूल नीचे से तीसरे को खींच लेगा, तीसरा जो है वो नीचे से चौथे को खींच लेगा। इस तरह करते करते ये जो है, ये अगर ये ऊपर की तरफ चलता जाएगा, साथ साथ नीचे से जो है ना, हर वाटर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ होगा, अट्रैक्ट हुआ होगा। इस वजह से ये कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम जो है ना, वो जाइलम के अंदर चलता रहता है, क्योंकि हर वाटर का मॉलिक्यूल नीचे से एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ नीचे से भी और ऊपर से भी, यानी फॉर एग्जांपल ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, वो इस ऊपर वाले के साथ भी अटैच है, नीचे वाले के साथ भी अटैच है। ये भी जो है वो अपने ऊपर वाले के साथ भी अटैच है, नीचे वाले के साथ भी अटैच है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो वो बिल्कुल एक चेन की तरह ऊपर चलते जा रहे हैं। अब आप अगर फॉर एग्जाम्पल समझे, अगर इसी तरह से जाइलम वेसल होती, वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही ना, एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, दूसरे को उसने अट्रैक्ट ही नहीं किया, वो दूसरा इधर जा रहा है, तीसरे, तो ये तो एक चेन नहीं ना बनी, एक कॉन्टिन्यूअस चेन नहीं बन रही है। ये क्यों बनती है? क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, और फिर जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, देखिए ना, ये कॉन्टिन्यूअस चेन जो है ये ऊपर तक चलती जाती है वाटर की। अच्छा, पहली ये चीज आ गई कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दूसरा क्या है कि जो जाइलम वेसल है ना, उसका डायामीटर बहुत नैरो होता है, बहुत कम होता है उसका डायामीटर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो जाइलम की वेसल होती है ना, ये इस तरह से कोई बहुत चौड़ी वेसल नहीं होती है, ये ना इस तरह से नैरो वेसल होती है, सही है। अब अगर आप सपोज करें कि आप पानी पी रहे हैं या जूस पी रहे हैं किसी बहुत मोटे चौड़े से पाइप से, अब उससे आपके लिए पीना ज्यादा आसान होगा, या एक अगर नॉर्मल साइज का थोड़ा बारीक सा या नॉर्मल साइज का पाइप है उससे पीना आसान होगा? जाहिर सी बात है, जो नॉर्मल साइज का पाइप है उससे पीना आसान होगा, क्योंकि उसमें वाटर कॉलम भी आसानी से ऊपर की तरफ चला जाएगा ना, पतली स्ट्रॉ में पानी ज्यादा आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। तो ये जो है ना जाइलम वेसल्स, ये भी पतली पतली सी नालियां नालियों सी होती हैं, पतली पतली सी, बिल्कुल ना, इनका डायमीटर कम होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आसानी से ऊपर चले जाते हैं, और ये कॉलम भी, जो वाटर का ये कॉलम बन जाता है ना, ये पानी का एक चेन से जो बन जाती है, ये भी एक स्टेबल रहती है, इसके टूटने के चांसेस कम होते हैं। देखिए ना, अगर फॉर एग्जांपल ये एक बहुत छोटी सी, इसके अंदर यूं वाटर की चेन बनी हुई भी है, तो इसके इस साइड पे भी इतनी स्पेस है, इस साइड पे भी इतनी स्पेस है, इसके टूटने के चांसेस ज्यादा है, कि क्या पता ये यूं करके टूट भी सकती है ना, कि इस साइड की तरफ झुक जाए, या इस साइड की तरफ ज्यादा झुक जाए, या कोई मॉलिक्यूल इस तरफ को जा रहा हो, कोई मॉलिक्यूल इस तरफ को जाना चाह रहा हो, तो यहाँ से चेन ब्रेक हो जाए। लेकिन जब ये नैरो होगा, अब ये देखिए ना, इनके दरमियान में वाटर मॉलिक्यूल तो ना इस तरफ जाने की स्पेस है, ना उस तरफ जाने की स्पेस है, तो ये चेन भी नहीं ब्रेक होगी। तो इस वजह से जो नैरो वेसल्स है ना, वो भी इस चीज में रोल प्ले करती हैं, कि जाइलम की जो वेसल्स है वो बहुत नैरो, बहुत बारीक सी होती है। तीसरी हमारे पास क्या चीज है, कि जो फोर्स बाय व्हिच वाटर मॉलिक्यूल्स आर एडहियर टू द वॉल्स ऑफ द, एक तो हमने देखा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। अब दूसरी बात ये है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, वो जाइलम की वेसल्स के साथ भी अटैच होते हैं, एडहियर होते हैं, चिपका होना या किसी चीज के साथ अटैच्ड होना। तो जाइलम की वेसल्स के साथ भी अटैच हुए होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल सिर्फ एक दूसरे के साथ नहीं अटैच हुए हुए होते हैं, वाटर जाइलम की जो दीवारें है ना, उनके साथ भी अटैच हुए हुए, तो ये देखिए आपको नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ यहाँ से आप देख सकते हैं कि जाइलम जो है वो बिल्कुल बारीक-बारीक सी नालियाँ होती हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स एक तो एक-दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, दूसरा ये ना इस तरह जाइलम की जो दीवारें होती हैं ना, इनके साथ भी चिपके हुए होते हैं। इस वजह से ये नीचे नहीं गिर सकते, वापस नहीं जा सकते। होता है ना कहीं पे, अगर फॉर एग्जांपल
प्रेशर छूट जाए, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स वापस नीचे की तरफ रूट्स की तरफ वापस चले जाएँ, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये तो इसके साथ भी जुड़े हैं, जाइलम के वॉल्स के साथ भी जुड़े हैं। अगर कहीं पे प्रेशर कम भी हो जाएगा तो ये नीचे की तरफ तो वापस नहीं जाएँगे, क्योंकि जाइलम की वेसल्स के साथ ये चिपके हुए हैं, तो ये नीचे वापस नहीं जाते। ये जाइलम की वेसल्स इनको होल्ड करके रखती हैं। तो इस वजह से जो ये तीसरी फोर्स है जो इस कॉलम को बरकरार रखती है वाटर के, वो क्या है, वो है कि ये जाइलम की वेसल्स के साथ भी जुड़े होते हैं। तो आपने तीनों फोर्सेस याद रखने हैं, जिसकी वजह से ये एक मुसलसल वाटर कॉलम बनते हैं और ये जो रूट से वाटर जो है ना ये ऊपर चला जाता है लीव्स तक। तो एक तो ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के जोड़ के ऊपर लेकर जाते हैं। दूसरा ये होता है कि जाइलम की वेसल्स नैरो होती हैं, जिसकी वजह से ये कॉलम बरकरार रहता है, ये एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। और तीसरा ये होता है कि जाइलम की वेसल्स के साथ भी चिपके हुए होते हैं। जब एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाता है तो वो क्या बना देता है, वो टेंशन बना देता है। टेंशन ये क्या होती है, इस टेंशन का मतलब होता है खिंचाव, सही है ना। जब एक वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा ना, वो खिंचाव बना देगा पूरे वाटर कॉलम की तरफ। तो जाइलम के अंदर ना कैसे होगा, जैसे कि ना फॉर एग्जांपल एक ये है ना, जाइलम के अंदर अगर एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, ये हमारे पास जैसे जाइलम की वेसल है, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ये ऊपर जाएगा ना, तो ये नहीं है कि ये अकेला ऊपर जाएगा, ये खिंचाव बना देगा पीछे से सारी चेन के ऊपर। इसके साथ-साथ फिर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल फिर इसके साथ जुड़ के जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएँगे। तो जब एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाता है तो वो एक टेंशन बना देता है, एक खिंचाव बना देता है जाइलम के अंदर, कि इसके लीफ, स्टेम, रूट हर जगह जाइलम है ना जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। तो इस खिंचाव के नतीजे में पूरा एक वाटर कॉलम, पूरी एक वाटर की चेन बन जाती है, एक बहाव बन जाता है जो कि ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। पुल्ड अप वर्जन ऊपर की तरफ उसका खिंचाव बन जाता है रूट से ऊपर लीव्स की तरफ। तब ये देखेंगे इन्होंने ना इसकी डायग्राम शो की हुई है। और जब डायग्राम में ये देखें नीचे से ना रूट्स, ये देखें ये जमीन के नीचे जो रूट्स होती हैं, सबसे पहले क्या हुआ कि रूट से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, ये जाइलम है, सही है, जाइलम ऑफ रूट्स, यानी रूट्स का जाइलम है ये। रूट्स के जाइलम से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सही है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये कहाँ गए उसके बाद, ये जो स्टेम है ना, स्टेम के जाइलम में चले गए। स्टेम जो तना होता है, ये जाइलम है, तने का जाइलम है, उसके अंदर से स्टेम के जाइलम से भी वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके ये लीव्स तक आ गए, सही है। अब ये लीव्स का जाइलम है, वहाँ से ये लीव्स में आए, लीव्स में आने के बाद ये देखो यहाँ से ना ये इसकी एयर स्पेसिस थी, स्टोमेटा था, यहाँ से इसकी ट्रांसपायरेशन होगी। ट्रांसपायरेशन होके 95% तक जो वाटर होता है ना उसकी ट्रांसपायरेशन हो जाती है, वो इवेपोरेट हो जाता है, जो ये रूट से आया होता है ऊपर। अच्छा, बाकी 5% जो है वो यूज़ हो जाता है फोटोसिंथेसिस वगैरह में, उन सब चीज़ों में। तो लीव्स के पास फिर से पानी की कमी हो जाती है। फिर लीव्स जो है वो नीचे की तरफ फिर से पुल बनाते हैं, पानी को ऊपर खींचते हैं और इसी तरह इसी प्रोसेस से फिर से वाटर ऊपर जाता है और फिर क्या नाम है, ट्रांसपायरेशन हो जाती है। अब देखिए ना जाइलम की वेसल्स के अंदर हमने देखा 3 फोर्सेस है जो वाटर को अटैच, एक तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस होती हैं, दूसरा जो है वो होती है कि जाइलम की वॉल्स नैरो होती हैं और तीसरा हमने देख लिया कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक तो एक दूसरे के साथ भी अटैच होते हैं और दूसरा जाइलम की वेसल्स के साथ भी अटैच होते हैं। तो ये पूरा इसका कॉन्सेप्ट है जो आपने याद रखना है। तो बच्चों अब हमने जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर तो पढ़ लिया कि वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। हमने देखा था ना 2 तरह के हमने टिश्यूज़ देखे थे, एक जाइलम और एक फ्लोएम। अच्छा, जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाता है और जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब ये क्या वर्ड लिखा हुआ है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड का मतलब ये है कि फूड की मूवमेंट करवाना, कौन से फूड के जो प्लांट ने प्रिपेयर किया ना, जो लीव्स के अंदर फूड बना होता है उसकी मूवमेंट करवाना लीव्स से, और बाकी जो प्लांट के पार्ट्स हैं यानी बाकी के जो ऑर्गन्स हैं जैसे स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, फ्रूट्स बन रहे हैं प्लांट के अंदर, इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स तक, डिफरेंट जगहों तक फूड को पहुंचाना, उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस और लोकेशन हम कहते हैं जगह को, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो फूड को पहुंचाना, उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। अच्छा, वो कह रहे हैं कि हमें ये पता है कि प्लांट के अंदर फूड जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है, फ्लोएम टिश्यू, अभी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी फूड को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए फूड किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है ना, C6H12O6 ग्लूकोज हमने देखा, फूड बना, ग्लूकोज बना, एंड में हमारे पास पूरा हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिटेल से पढ़ा हुआ है, एंड में हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है।
फूड तो हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्म है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि फूड बनता ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन प्लांट उसको यूज ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं करते। जब वो ट्रांसपोर्ट होना होता है ना फूड, तो उसको ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सुक्रोज में। सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्या फॉर्मूला है, C12H22O11। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये है कि चलो फूड तो ग्लूकोज में की फॉर्म में बना, तो अब उसको ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? दूसरे ऑर्गन्स तक जब पहुंचाना है तो ग्लूकोज की फॉर्म में क्यों नहीं जा सकता वो? क्योंकि ग्लूकोज है ना, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत एक्टिव शुगर होती है। तो इस वजह से, और ना दूसरी बात ये है कि उसको ट्रांसपोर्ट करवाना भी इतना आसान नहीं होता। इसलिए फिर प्लांट जो है वो अपनी आसानी के लिए ग्लूकोज को किस फॉर्म में, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है ना, हमने देखा है कार्बोहाइड्रेट्स वाले जो चैप्टर में हमने डिस्कस किया टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स में, कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक डिस्कस किया बहुत डिटेल से। दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है ना, ये मोनोसेक्राइड है, ये डाइसेक्राइड है। देखिए यहाँ पे पता भी चल रहा है कि ये डबल है, दो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनती है। अच्छा, सुक्रोज जो है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करवाना भी आसान होता है। दूसरी बात ये है कि ये थोड़ी स्टेबल होती है केमिकली, और ये इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाती है। इसलिए जो है प्लांट्स इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज को जब ट्रांसपोर्ट करवाना होता है उन्होंने, तो वो उसको सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, अब प्लांट्स के अंदर जो फूड की ट्रांसपोर्ट होती है ना, उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। अच्छा, ये अब आपके पास ना लॉन्ग इस तरह से भी आ सकता है कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के ऊपर नोट लिखें, या आपको इस तरह से भी वो कह सकते हैं कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करें। तो आपने उससे परेशानी हो जाना कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म तो कोई हमारी बुक में टॉपिक ही नहीं था। ये जो फूड की ट्रांसपोर्ट होती है ना, इसको हम प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म कहते हैं। इस थ्योरी का नाम है प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। क्यों कहते हैं? क्योंकि फूड जो है वो हाई प्रेशर वाली जगह से पुश होके कहाँ जाता है, लो प्रेशर वाली जगह पे। किस तरह से ये प्रेशर बनता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, कि फूड जहाँ पे हाई प्रेशर होता है ना, वहां से वो बहुत बल्क में बहुत ज्यादा अमाउंट में मूव करता है और वहां जाता है जहाँ पे उस फूड का प्रेशर कम होता है। तो उसको हम कहते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। अब इस प्रेशर अगर शॉर्ट में आ जाए ना, तो आपने फिर ये बताना है यहाँ से ना, आपने फिर ये डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हैं। आगे अगर चाहें तो सोर्स एंड सिंक की भी डेफिनेशन बता दें तो अच्छी बात है। अच्छा, क्योंकि वो आपने वैसे भी याद करनी ही है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अब वो कह रहे हैं कि प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो फूड होते हैं ना, वो फ्लो करता है सोर्स से सिंक तक। अब सोर्स और सिंक क्या है? सोर्स जो है ना, वो एरिया होता है जहाँ पे फूड बनता है। फॉर एग्जाम्पल जो लीव्स है, लीव्स फूड बना रहे हैं ना, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस, सोर्स क्या कहते हैं, जरिए को कहते हैं ना सोर्स। यानी फूड बनाने का जो जरिया है, जो मेन जहाँ पे फूड बन रहा है, जैसे कि लीव्स है, लीव्स के अंदर भी जो मीजोफिल एरिया है ना, उन्होंने बड़ा स्पेसिफाई कर दिया। उन्होंने लीव्स सिर्फ नहीं बोला, उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दी कि लीव्स के अंदर भी तो एपिडर्मिस सेल्स भी हैं, मीजोफिल भी हैं, काफी सारी चीजें हैं ना। तो उन्होंने भी लीव्स के अंदर भी जो मीजोफिल है ना, वहां पे जो है वो फूड बन रहा होता है। सही है। तो ये तो सोर्स हो गया जहाँ पे फूड बनता है। दूसरे अलावा सोर्स में ना स्टोरेज भी आ जाते हैं, स्टोरेज टिश्यूज भी आ जाते हैं। स्टोरेज टिश्यूज जो है वो सोर्स में भी आते हैं, वो सिंक में भी आते हैं। क्यों आते हैं मैं आपको बताती हूँ। स्टोरेज टिश्यूज जो है ना, वो वाले टिश्यूज है जहाँ पे फूड स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोर्स जो है, सोर्स तो बना बना तो सिर्फ मीजोफिल ऑफ लीव्स ही रहे हैं, उसके अलावा तो कोई फूड को नहीं बना रहा। सही है। एक तो सोर्स ये है कि मीजोफिल जो है लीव्स के, वो सोर्स है। अब मीजोफिल्स क्या करेंगे, वो पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे। लेकिन प्लांट्स के अंदर सिर्फ रूट्स जो है ना, वो ऐसा एक ऑर्गन है जो फूड को स्टोर करती है। जैसे रूट्स के पास फूड आया ना, जो प्लांट से बनाया था, जब वो रूट्स के पास आ जाएगा ना, तो रूट्स क्या करेंगे, उसमें से कुछ तो यूज कर लेंगे, लेकिन ज्यादा अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो अपने पास उसको स्टोर कर लेंगे। और अगर कुछ ऐसी सिचुएशन जाती है, जैसे रात के टाइम पे जब सनलाइट नहीं होती, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, और प्लांट को फूड तो चाहिए ना, प्लांट को फूड तो जरूरत तो हर वक्त है, एनर्जी की तो हर वक्त जरूरत है। तो फिर अगर उस टाइम पे अगर प्लांट को एनर्जी चाहिए हो, तो फिर रूट्स ने जो स्टोर किया हुआ होता है ना, वो प्लांट को पहुंचाया जाता है। तो फिर अब रात के टाइम पे मीजोफिल ऑफ लीव्स तो बना नहीं रहे, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज तो काम कर नहीं रहे। अब रात के टाइम पे सोर्स कौन बन गया, जिन्होंने स्टोर किया हुआ था फूड को, यानी कि रूट्स। तो रात के टाइम पे रूट्स जो हैं वो फूड पहुंचाएंगे। तो सोर्स हमारे पास इस तरह से दो तरह के हैं। अच्छा, अब सिंक क्या होता है? सिंक जो है ना, वो जगह होती है जहाँ पे फूड यूटिलाइज होता है, यानी जहाँ पे फूड जो है वो यूज होता है। यूटिलाइज क्या होता है? यूज होना, इस्तेमाल होना, खर्च होना, वो होता है सिंक। सही है। सिंक वो है जहाँ पे फूड का इस्तेमाल हो रहा है। और वो क्या क्या चीजें हो जाएंगी, एक तो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, हर जगह हर ऑर्गन में। जैसे कि उसके अंदर ना काफी चीजें आ जाती हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, प्लांट के ऊपर अगर बन रहे हैं, सीड्स आ जाते हैं प्लांट के। अच्छा, प्लांट के ऊपर अगर फ्रूट्स हैं तो वो आ जाएंगे। उसके अलावा ये जो स्टोरेज टिश्यूज हैं, देखे ना, स्टोरेज टिश्यूज जो है, जो रूट्स हैं, रूट्स को भी फूड तो चाहिए ना।
ये तो नहीं है ना कि उनको फूड चाहिए ही नहीं, तो वो जिस टाइम पे उनको फूड चाहिए उस टाइम पे वो सिंक बन जाएँगे। यानी सोर्स से कौन सोर्स है मेसोफिल ऑफ लीव्स वो उनको फूड पहुँचाएगा, वो सिंक है उस टाइम पे। क्या है वो सिंक है, दिन के टाइम पे आप ये समझ लें कि वो सिंक है, उनको फूड चाहिए और एक्स्ट्रा फूड वो अपने अंदर स्टोर करते जाएगा। लेकिन जिस टाइम पे प्लांट को ज़रूरत होगी, फिर वो एक्स्ट्रा फूड उस टाइम पे प्लांट को पहुँचाएँगे और उस टाइम वो प्लांट के लिए क्या बन जाएँगे, सोर्स बन जाएँगे। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई कि जिस टाइम वो प्लांट अपना स्टोर किया हुआ फूड प्लांट को ज़रूरत के टाइम पे पहुँचाएँगे, उस टाइम वो प्लांट के लिए क्या बन जाएँगे, सोर्स बन जाएँगे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी तो होगा ना कि जब उनका वो स्टोर किया हुआ फूड भी खत्म हुआ हुआ होगा और उनको खुद भी फूड की तो ज़रूरत है, वो खुद बनाते थोड़ी हैं, वो तो स्टोर करे, बना तो सिर्फ़ मेसोफिल रहा है। तो जिस टाइम पे वो खुद फूड नहीं बना रहे और उनको फूड की ज़रूरत भी है, तो और उनको फूड चाहिए होगा, तो उनको फूड जब पहुँचाया जाएगा, तो उस टाइम पे वो क्या बन जाएँगे, सिंक बन जाएँगे। तो स्टोरेज टिश्यूज़ जो हैं वो सिंक भी हैं और वो सोर्स भी हैं, दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं। अच्छा ये एक ना है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके पास आ सकता है ये साइड बॉक्स कि उसमें वो कह रहे हैं कि जाइलम जो वन वे पैसेज है वाटर का और फ्लोएम जो है वो टू वे पैसेज है वाटर का। अच्छा अब इस बात का क्या मतलब है यानी जाइलम में ना वाटर सिर्फ ऊपर जाता है, वन वे है, एक रास्ता है, सही है ना? जैसे कि वन वे है, सिर्फ एक तरफ जाता है फूड, सही है? लेकिन फ्लोएम जो है ना वो टू वे है, फ्लोएम के अंदर फूड ऊपर भी जा सकता है और फ्लोएम के अंदर फूड नीचे भी आ सकता है, दो रास्ते हैं इसके। समझ आ रही है आपको ये बात की जाइलम सिर्फ वन वे है, इसके अंदर कोई और रास्ता नहीं, सिर्फ ऊपर की तरफ वाटर जाएगा, रूट से जो है वो लीव्स की तरफ वाटर जाता है, लीव्स जो है वाटर को पुल करते हैं और वाटर ऊपर चला जाता है, रूट से ऊपर चले जाते हैं लीव्स के अंदर, सिर्फ एक रास्ता है, ऐसा नहीं है कि लीव्स से वापस रूट्स में आएगा, नीचे आएगा, कहीं और जाएगा, नहीं, सिर्फ ऊपर जाता है, वन वे है। लेकिन फ्लोएम टू वे है, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं। फूड की डायरेक्शन किस चीज़ की बेस पर होती है? सप्लाई और डिमांड की। किस चीज़ की सप्लाई और डिमांड? सोर्स एंड सिंक की। अभी मैंने आपको बताया ना कि अब जो रूट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो प्लांट होता है, ये नीचे रूट्स है हमारे पास, ऊपर हमारे पास लीव्स हैं। अब लीव्स ने फूड बना रहे दिन के टाइम पे, ये सोर्स बने हुए हैं। सोर्स है ना, लीव्स तो सोर्स ही है वैसे तो। अच्छा, इन्होंने फूड बनाया। अब इस टाइम पे जो ये है नीचे रूट्स है, इसको फूड की ज़रूरत है। तो लीव्स क्या करेंगे? फूड को नीचे भेज देंगे इसके पास, रूट्स के पास। अब लीव्स क्या थे? सोर्स थे और इस टाइम पे जो रूट्स है ना या जो स्टोरेज टिश्यूज़ हैं वो क्या हैं? वो सिंक है। फूड जो है वो ऊपर से नीचे आया इनके पास, सही है? अब क्या हुआ, इनको ज़रूरत थी फूड की, लीव्स ने फूड इन तक पहुँच दिया, जो भेज रहा है वो सोर्स है और जो ले रहा है फूड और यूज़ कर रहा है वो सिंक है। अब इसने कुछ फूड यूज़ कर लिया, कुछ अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब रात के टाइम पे क्या हुआ, लीव्स के अंदर तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, प्लांट को फूड की ज़रूरत है, किसी ऑर्गन को फूड की ज़रूरत है, अब उस टाइम पे क्या होगा, इन्होंने जो अपने पास फूड स्टोर किया होगा, अब ये नीचे से उस फूड को ऊपर भेजेंगे, सही है? ऊपर भेजेंगे क्योंकि अब ऊपर डिमांड ज़्यादा थी कि उसको ऊपर सप्लाई करेंगे। इस टाइम पे ये जो सिंक था, ये क्या बन जाएगा? ये सिंक नहीं रहेगा, ये इस टाइम पे सोर्स बन जाएगा। जहाँ पे ये फूड डिलीवर करेगा, वो एरिया क्या बन जाएगा? सिंक बन जाएगा। समझ आ रही है? तो ये इस तरह से जो स्टोरेज टिश्यूज़ है, वो सिंक भी बन सकते हैं, सोर्स भी बन सकते हैं। तो फूड की डायरेक्शन या फूड की मूवमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कहाँ पे फूड की ज़रूरत है। तो सोर्स और सिंक से कहाँ पे फूड जो है वो ट्रैवल करना है, कहाँ पे फूड ने पूरा होना है, कहाँ से सप्लाई होना है और कहाँ पे फूड की डिमांड है। इस तरह से ये जो फ्लोएम है ये टू वे पैसेज है, ऊपर भी जा सकता है फूड और नीचे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो पूरा है ना, ये हमने इस पूरे के अंदर प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म को समझना है। यानी ये जो भी हमने पीछे पूरा प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म देखा ना कि ये जो फूड की ट्रांसपोर्ट होती है फ्लोएम के अंदर, वो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म से होती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म, ये जो प्रोसेस है ना, वो पूरा इस पैराग्राफ के अंदर हम समझेंगे, इन 2 पैराग्राफ्स में। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जो सोर्स वाली जगह है, सोर्स साइट यानी जहाँ पे सोर्स है, वो क्या है? वो लीव्स के मेसोफिल सेल्स वगैरह है ना, या फिर जो स्टोरेज टिश्यूज़ वगैरह जहाँ पे फूड जो है वो प्रेज़ेंट है, जहाँ से फूड ने ट्रांसपोर्ट होना है, उस जगह पे क्या होगा, जो फूड है यानी कि जो सुक्रोज़ है, फूड किस फॉर्म में है? सुक्रोज़ की फॉर्म में है ना, ग्लूकोज़ से सुक्रोज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अब हम फूड जब भी बोलेंगे तो हम सुक्रोज़ समझ जाएँगे कि सुक्रोज़ की फॉर्म में वो फूड है। अब क्या हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए ना, यहाँ पे ये फूड बना है, सही है? अभी ये फूड बन चुके हैं कि लीव्स के मेसोफिल सेल्स हैं, आप समझ लें यहाँ पे फूड बन चुका है। अब फूड को ट्रांसपोर्ट किसने करवाना है? फ्लोएम ने। तो अब फूड ने यहाँ से फ्लोएम के अंदर जाना है। अब वो फूड कैसे जाएगा फ्लोएम के अंदर? क्योंकि पता है क्या होता है, फ्लोएम के अंदर ऑलरेडी फूड के पार्टिकल्स प्रेज़ेंट है, ये तो फूड को ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है हर वक़्त, तो इसके अंदर फूड प्रेज़ेंट है। अब जब यहाँ से जो फूड बना है, उसने भी अब फ्लोएम के अंदर जाना है, तो क्या होगा कि आप ना ये समझें कि यहाँ पे फूड लो कंसंट्रेशन में, क्योंकि यहाँ पे ये बन रहा है अभी साथ-साथ और इसके अंदर ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है। अच्छा, लेकिन अब इसके अंदर तो फूड मुसलसल साथ-साथ
आता जा रहा है ना, तो इसके अंदर फूड हाई कंसंट्रेशन में है, सही है। अब फूड ने लो कंसंट्रेशन एरिया से हाई कंसंट्रेशन एरिया की तरफ जाना है, और ये हमने बड़ा डिटेल से पढ़ा हुआ है कि रूल तो हमारे पास ये है कि चीज जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाती है ना, यानी जहाँ पे ज्यादा होती है वहां से कम की तरफ जाती है, लेकिन और उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, उसमें एनर्जी भी नहीं चाहिए होती। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए, जब लो से हाई की तरफ आना हो, तो उसके लिए एनर्जी जो है वो लगानी पड़ती है। अच्छा, धकेल के उसको लाना पड़ता है, एनर्जी लगाकर, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए ना, यहाँ पे तो साथ-साथ फूड बनता जा रहा है, इसके अंदर आता जा रहा है। तो अब एक जगह आप समझ लें कि एक पाइप है, उसके अंदर मुसलसल फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक ये जगह है जहाँ पे फूड बन रहा है, जो बन रहा है वो इसके अंदर आ जाता है, जो बन रहा है वो इसके अंदर आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो फूड कम ही है ना, जो बनाता है वो इसको इसमें भेज देता है। इसका मतलब इसके अंदर तो फूड ज़्यादा है और इसके अंदर फूड कम है। अच्छा, अब क्या होगा कि फूड यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में है। लो से फूड ने हाई की तरफ आना है, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसके लिए एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। अच्छा, अब ये आएंगे किसके अंदर, फ्लोएम के सीव ट्यूब्स के अंदर। फ्लोएम के अंदर ना आपने याद रखना है, ये जो फ्लोएम टिश्यू है ना, टिश्यू के सेल से मिलकर बना होता है ना, टिश्यू हमने पढ़ा है ये तो बहुत दफा, कि सेल सिमिलर सेल्स मिलते हैं और टिश्यूज बनाते हैं। अच्छा, फ्लोएम के अंदर ना दो तरह के सेल्स को हम डिस्कस करेंगे, एक है सीव ट्यूब सेल्स और एक है कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स कौन से हैं, ये देखिए ना, ये फ्लोएम हमारे पास जा रही है ना, फ्लोएम के अंदर ये इस तरह के ये बने होते हैं। ये ना पोरस होते हैं, जैसे कोई छलनी होती है ना जिसके अंदर छोटे-छोटे सुराख होते हैं, ये इस तरह की इनकी शेप होती है सीव ट्यूब सेल्स की। ये देखें, ये ना इस तरह बने होते हैं यूँ, और इसके अंदर ये छोटे-छोटे ये सुराख हैं, जो गोल-गोल मैंने बनाए हैं ना, ये सुराख हैं। इस तरह की ना इसकी शेप होती है। तो ये इसके अंदर यहाँ पे ये अटैच हुए हुए होते हैं फ्लोएम के अंदर। तो अब फूड कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, सीव ट्यूब सेल्स के अंदर आ जाता है फूड, सही है, फ्लोएम के। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसके दूसरे सेल्स कौन से हैं, कंपेनियन सेल्स। दूसरे सेल्स का फंक्शन क्या, देखिए नाम से पता चल रहा है, कंपेनियन हम किसको कहते हैं, साथी को, साथ देने वाले को। तो ये जो कंपेनियन सेल्स है ना, इनका भी काम यही है, ये हेल्पर होते हैं, सीव ट्यूब्स की हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो एनर्जी चाहिए ना, मैंने आपको बताया लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, एक्टिव में तो एनर्जी चाहिए होती है एटीपी की फॉर्म में। तो वो जो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी होती है, वो कौन प्रोवाइड करते हैं, सीव ट्यूब सेल्स को कंपेनियन सेल्स प्रोवाइड करते हैं। तो अब सी कंपेनियन सेल का काम क्या है, सीव ट्यूब्स की हेल्प करना, मदद करना। यहाँ पे वो उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या होगा आगे, बच्चों थोड़ा समझना है आप लोगों ने ध्यान से, कि देखिए ना, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। जाइलम और फ्लोएम जो वेसल्स है ना, वो साथ-साथ चल रही होती है प्लांट के अंदर। ऐसे नहीं है कि अलग-अलग है, ज़ाहिर है प्लांट तो एक ही है ना। जैसे अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो ये प्लांट है, अब ये अगर इसके ये फॉर एग्जांपल ये नीचे रूट्स हैं, रूट्स से ऊपर ये स्टेम जा रही है, ये लीव्स हैं। अब ये जाइलम एंड फ्लोएम जो है ना, ये स्टेम के अंदर भी हैं, लीव्स में भी हैं, रूट्स में भी हैं। यानी रूट्स वाले को हम कहते हैं जाइलम ऑफ रूट्स, और इसको हम कहते हैं जाइलम ऑफ स्टेम, इसको हम कहते हैं जाइलम ऑफ लीव्स। अब ये जो है ना स्टेम, ये स्टेम है या ये जो रूट, इसके अंदर जब हम देखते हैं ना, तो इनके अंदर जाइलम वेसल और फ्लोएम दोनों जा रही है, जाइलम एंड फ्लोएम, सही है, दोनों वेसल्स एक साथ गुजर रही होती हैं। अब क्या होगा, ये देखें, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जाइलम भी बनी है, फ्लोएम भी बनी है, ये इसी तरह एक साथ चल रही होती हैं। अब हमने यहाँ तक देख लिया कि फूड के मॉलिक्यूल्स फ्लोएम के अंदर आ गए। फ्लोएम के अंदर सोल्यूट बहुत ज्यादा हो चुका है। सोल्यूशन के अंदर दो चीजें होती है ना, एक सोल्यूट जो कि मिक्स हुआ हुआ होता है, जैसे कि अगर शुगर का सोल्यूशन आप बनाएंगे तो शुगर सोल्यूट है, और दूसरी चीज होती है सॉल्वेंट, जिसके अंदर मिक्स करते हैं, जैसे कि वाटर है या कोई भी लिक्विड है। अच्छा, अब इसके अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस सीव ट्यूब्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर और ज़्यादा फूड आ गया, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो सोल्यूट है, जो मिक्स होते हैं अंदर, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और लिक्विड की कंसंट्रेशन कम पड़ जाएगी। क्यों कम पड़ जाएगी? क्योंकि देखिए ना, जब अब अगर आपने एक गिलास के अंदर, ये फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कंटेनर है, ग्लास है, जो भी है, इसके अंदर आपने वाटर डाल दिया, अब उसके अंदर आपने शुगर डाली है। अच्छा, एक दफ़ा तो आपने डाली, फिर अगर आप इसके ऊपर और शुगर डालते जाएँगे, तो एक मतलब फिर उसके बाद इसके अंदर क्या हो जाएगा, शुगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वाटर इसके अंदर कम पड़ जाएगा। शुगर के मुकाबले में पानी बहुत कम पड़ जाएगा। तो अब इसके अंदर भी तो यही हो गया, फूड इतना भर चुका है इसके अंदर कि वाटर बहुत कम पड़ गया। अब क्या होगा, जाइलम टिश्यू तो इसके साथ ही चल रहा है ना, फ्लोएम और जाइलम दोनों साथ-साथ, बिल्कुल यूँ साथ-साथ चल रहे होते हैं। अगर ये फ्लोएम है, तो ये जाइलम जा रहा है, मतलब साथ-साथ जा रहे होते हैं दोनों। तो अब जाइलम के अंदर तो पानी ही पानी है, जाइलम तो वाटर को ही लेके जाता है ना, वाटर को ट्रांसपोर्ट करके, जाइलम के अंदर वाटर है बहुत ज़्यादा। जब इसके अंदर वाटर कम पड़ गया, इसके अंदर वाटर ज़्यादा है, जाइलम के अंदर हाई कंसंट्रेशन में है और फ्लोएम के अंदर लो कंसंट्रेशन में है, तो चीज़ हमेशा हाई से लो की तरफ तो मूव कर जाती है। अब वाटर भी कहेगा कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हूँ, यहाँ पे तो पानी बिल्कुल ही खत्म होने के बराबर हो गया, इतना ज़्यादा फूड आ गया है।
तो थोड़ा-सा पानी जो है, थोड़ा-सा वाटर ज़ाइलम कहेगा मैं इसको दे देता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा, अब वाटर जो है वो ज़ाइलम से कहाँ चला जाएगा? फ्लोएम के सीव ट्यूब्स में चला जाएगा। ये जो इसके सीव ट्यूब सेल्स हैं, जो मेन इसके सेल्स हैं उनमें चला जाएगा। ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, मैंने आपको दिखाए हैं, सीव ट्यूब्स में चला जाएगा, ये जा रहा है। ये ऊपर ही यहाँ पे जहाँ पे फूड के मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ से फूड मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी सोल्यूट की, तो पानी बहुत कम पड़ गया। अब ये साथ से जो जाइलम जा रहा था, उसने थोड़ा-सा वाटर जो है वो इसको दे दिया। अब ये सीव ट्यूब्स के जो पोर्स हैं, जो सुराख है, उनसे गुज़र के पानी आ गया इसके अंदर। अच्छा, अब ये इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। ये भी हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाती है, तो उसके लिए एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड होती, उसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लेकिन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट अगर वाटर की होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे वाटर ही मूव किया ना हाई से लो की तरफ, एनर्जी को यूज़ किए बगैर पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस। अच्छा, सबसे पहले जो फूड आया था सीव ट्यूब्स में, वो कैसे आया था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। अब जो वाटर आया इसके अंदर, वो कैसे आया? ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपने अपने ना क्लियर रखने हैं। अब क्या हो गया, इस जगह पे फूड भी बहुत ज़्यादा था पहले ही, अब वाटर भी उसके अंदर मिक्स हो गया, एक बल्क बन गया, एक बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन बन गई सोल्यूट की, वाटर की। अब इस जगह पे प्रेशर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रेशर बहुत इंक्रीज़ हो गया। देखिए फ्लूइड का जो प्रेशर है ना सीव ट्यूब्स में, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये जो पूरा एक सॉल्यूशन बन चुका है ना फूड का और वाटर का जो सॉल्यूशन है, अब देखिए जैसे एक पाइप होता है, पाइप में किसी जगह पे अगर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फिर वो क्या होती है, वो चीज़ नीचे की तरफ ही मूव करेगी। अब ऊपर जो यहाँ पे अगर प्रेशर बहुत बन गया, तो क्या होगा, ये जो पूरा एक सॉल्यूशन है ना फूड का, वाटर का, ये नीचे मूव करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब नीचे ये कहाँ पर आ गया? ये सिंक के पास। सिंक क्या है? जो उस फूड को यूटिलाइज करना चाह रहा है, जिसको ज़रूरत है फूड की। वो कोई भी प्लांट का पार्ट हो सकता है, रूट्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, सही है? प्लांट का कोई भी ऑर्गन हो सकता है। वहाँ पे सिंक के पास जो है ये फूड आ गया, क्योंकि सिंक को ज़रूरत थी, यहाँ पे प्रेशर फूड का था ही नहीं, यहाँ पे तो फूड की ज़रूरत थी, फूड था ही नहीं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था फूड का। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली जगह के ऊपर फूड मूव किया, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म। अच्छा, अब सिंक के पास जो है, ये जब फूड पहुँच जाएगा, तो सुक्रोज़ यानी कि फूड है ना, फूड हमारे पास सुक्रोज़ की फॉर्म में, सुक्रोज़ इस जगह पे अनलोड हो जाएगा, यानी कि फ्लोएम से निकल जाएगा उसके, जैसे हम कहते हैं ना, कोई ट्रक के ऊपर सामान भर के लाते हैं किसी जगह, तो जहाँ तक पहुँचाना होता है वहाँ पे पहुँच के ट्रक को अनलोड कर दिया जाता है, सामान उतार दिया जाता है। ये यहाँ पे भी इसकी अनलोडिंग हो जाएगी सीव ट्यूब्स की, और सीव ट्यूब से सारा फूड निकल के कहाँ चला गया? ये सिंक के पास चला गया, सही है? सारा फूड, सिंक को जो ज़रूरत थी फूड चला गया। अच्छा, अब देखो ना, फूड तो यहाँ पे चला गया वापस। जब फूड यहाँ चला गया, यहाँ से तो फूड हो गया कम। अब वाटर जो बच गया यहाँ पे, क्योंकि पहले तो ऊपर फूड बहुत ज़्यादा हो गया था, सोल्यूट बहुत ज़्यादा था, तो वाटर आ गया इस जगह पे, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। अब देखो, जब यहाँ से फूड वाप चला गया, निकल गया, सिंक के पास चला गया, तो जो वाटर आया था ना यहाँ पे, वाटर बोलेगा कि भाई मेरी तो ज़रूरत खत्म हो गई। तो देखो ना, जो सॉलिड चीज़ है ना, उसका बहुत मुश्किल होता है। अगर आप खाना भी खा रहे हो ना, तो आप देखो, अगर आप कोई बहुत सॉलिड कोई चीज़ ऐसी खा रहे हो कि बिल्कुल नमी के बगैर, जैसे कोई बिस्किट आप रूखे अगर बहुत ज़्यादा इस तरह खाएँगे, तो वो हलक से नीचे नहीं उतरते जब तक आप पानी का या चाय का घूँट ना भर लें ऊपर से। ये भी यही हिसाब है कि फूड इतना ज़्यादा ऊपर भर गया था कि फिर उसके वो इस तरह से नीचे नहीं आ सकता था, ड्राई चीज़, तो उसको वाटर की ज़रूरत थी। तो वाटर आ गया जाइलम से उसके पास। अब जब फूड अनलोड हो गया, तो जो वाटर जाइलम से आया था ना, ये देखिए ऊपर जो हमने देखा था कि वाटर आया था ये जाइलम से फ्लोएम के अंदर। अब यही वाटर जो है, जब सिंक के पास आके फूड की अनलोडिंग होगी, तो ये वाटर वापस जाइलम में चल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, वाटर आल्सो मूव्स बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम CO2 इनटू जाइलम। अब ऑस्मोसिस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि देखो, यहाँ से तो सारा फूड निकल गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ वाटर बच गया, तो यहाँ पे वाटर ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू द सोल्यूट, क्योंकि सोल्यूट तो यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ पानी पानी बच गया, और यहाँ पे पानी जो है वो कम पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट है ना, पानी के अंदर सॉल्ट्स मिक्स हुए। हम ना सोल्यूट के मुकाबले में बात करते हैं। मैं आपको अगर बताऊं, अगर ये गिलास है ना, इसके अंदर इतना पानी है भरा हुआ, ये गिलास है ना, इसके अंदर इतना पानी है, सही है? अच्छा, अब लेकिन इस भरे हुए ग्लास के अंदर इतना ज़्यादा चीज़ कोई मिक्स हुई है, शुगर या सॉल्ट इतना ज़्यादा मिक्स हुआ हुआ है, इसके अंदर सिर्फ इतना सा है। सही है? तो हम ये कहेंगे कि इधर पानी ज़्यादा है, इधर पानी कम है। क्यों? क्योंकि हम सोल्यूट के मुकाबले में बात करते हैं। एज़ कम्पेयर टू द सोल्यूट, इधर पानी कम पड़ गया, क्योंकि इतना ज़्यादा सोल्यूट है कि सोल्यूट के मुकाबले में पानी है ही नहीं, इधर पानी की ज़रूरत है सॉल्यूशन को सही करने के लिए। इधर तो पानी बहुत ज़्यादा है, फिर अगर हमने पानी देना होगा ना, तो यहाँ से पानी थोड़ा-सा इधर देंगे, ताकि इसकी थोड़ी-सी बराबर हो लेवल, और इधर तो वैसे ही पानी ज़्यादा है, क्योंकि सोल्यूट तो थोड़ा-सा ही है, इधर अगर पानी कम भी हो जाएगा तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर भी यही हिसाब है।
कि अगर चाहे जाइलम लेकर पानी, जब आप सोचेंगे कि जाइलम में कैसे पानी कम पड़ गया, क्योंकि ऑस्मोसिस तो यही होता है ना, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहा है, तो जाइलम में तो लो कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकती वाटर की। जाइलम तो ट्रांसपोर्ट ही वाटर करता है, लेकिन हम कहते हैं सोल्यूट के मुकाबले में बात करते हैं, तो जाइलम में तो सॉल्ट्स वगैरह डिजोल्व हुए हुए हैं। फ्लोएम के अंदर तो जो सोल्यूट था वो तो सारा यहाँ निकल गया, तो फ्लोएम के अंदर तो अब जो पानी बच गया वो फ्लोएम के पास तो ज्यादा ही है ना एज कम्पेयर टू सोल्यूट। फ्लोएम के पास तो वाटर ज्यादा है, वो फ्लोएम जो है वो वापस इसको दे देगा जाइलम को, इसीलिए हम इसको ऑस्मोसिस कहते हैं, क्योंकि फ्लोएम में वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई थी, तो ये हाई कंसेंट्रेशन से इस तरफ मूव कर जाएगा। अच्छा अब देखो, अब सिंक के पास से फूड भी निकल गया, फूड भी चला गया सिंक पे पहुंच के फ्लोएम के पास से। अब यहाँ पे फूड भी निकल चुके हैं, यहाँ से वाटर भी निकल चुके हैं। अब इस जगह पे प्रेशर बिल्कुल लो हो चुका है, किसी भी चीज का प्रेशर नहीं है यहाँ पे, तो सीव ट्यूब्स का प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ऊपर फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा है होता है, क्योंकि ऊपर फूड बन रहा है, इधर आ रहा है, वही प्रोसेस चल रहा है। इधर फूड का प्रेशर, फूड अनलोड हो जाता है और फूड का प्रेशर खत्म हो जाता है, ये प्रोसेस इस तरह चलता रहता है। फिर यहाँ से जब ये अनलोड हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर खत्म हो गया, फिर ऊपर से हाई प्रेशर से फूड दोबारा नीचे आएगा, सेम ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर इधर अनलोडिंग हो जाएगी, इधर प्रेशर खत्म हो जाएगा, फिर ऊपर इसी तरह प्रेशर बनेगा, फूड के मोलिक्यूल्स जो बनते जाएंगे वो इसके अंदर आएंगे, उसके बाद वाटर आ जाएगा, प्रेशर बनेगा, फिर वो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हायर फ्लूइड प्रेशर जो है, जो कि सोर्स के पास क्या होता है, हाई फ्लूइड प्रेशर होता है, और सिंक के पास फ्लूइड प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता। तो फूड जो है वो बल्क में, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में मूव करता है सोर्स से किसकी तरफ, टुवर्ड्स द सिंक की तरफ मूव करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपके सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अगर किसी को कोई पॉइंट कहीं से भी समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहे।